नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। सामान्य हिंदी के सीरीज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और दोस्तों आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और आप घर में ही रहिए। दोस्तों चलिए तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि यह टॉपिक डेडिकेटेड है निम्न परीक्षाओं के लिए विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्नों के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी पीएससी प्री है, मेन है और बीयू बीईओ के लिए है दोस्तों, मेंस के लिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। अन्य आप देख पा रहे होंगे निम्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसे देख पा रहे होंगे और भी यह एक दिवसीय परीक्षा के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम इसे नेक्स्ट दूरी बढ़ाते हैं आगे टॉपिक को। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक जो है आज का परसर्ग है। तो मित्रों चलिए हम परसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। परसर्ग या फिर इसे हम दोस्तों कारक कहते हैं, यानी कि इसे परसर्ग भी बोला जाता है और कारक भी इसे कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पॉइंट वाइज इसे हम पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो दोस्तों, उसे ही हम कारक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु बात करें तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, हम बात करें तो उनके अनुसार क्या है दोस्तों, हिंदी में जो कारक है और उसकी संख्या दोस्तों ये 6 बताते हैं। अगर पूछता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक की संख्या कितनी है, तो आप दोस्तों उस पर टिक करिएगा कि इन्होंने बताया क्या 6 कारक हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में है जिन प्रत्ययों शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे विभक्ति या फिर परसर्ग कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो संबंध बताता है दोस्तों अन्य शब्दों के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, या विभक्ति या फिर उसे हम परसर्ग बोलेंगे। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे, ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, है, अरे, हो, ओ आदि चिन्हों को विभक्ति या फिर हम इसे परसर्ग बोलते हैं। इसे दोस्तों हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बताया गया है कि कारक के भेद की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। आइए हम नीचे बात करें 8 भेद के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्रम दिया गया है और कारक दिया गया है और विभक्तियाँ और उनके चिन्ह दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो प्रथमा है, प्रथमा जिसकी जो कि यहाँ पर प्रथमा की बात करें तो कारक इसका क्या है दोस्तों, कर्ता है। क्या है? कर्ता। और इसकी विभक्ति चिन्ह की बात करें तो ने है। और द्वितीय की बात करें, द्वितीय में आता है कर्म दोस्तों, और इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें तो दोस्तों को हो जाता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट तृतीय की, तो तृतीय में करण आ जाता है, जिसकी पहचान दोस्तों यानी कि विभक्ति चिन्ह है से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थी। चतुर्थी में दोस्तों आ जाता है संप्रदान, जिसकी विभक्ति मतलब पहचान क्या है विभक्ति की, को या फिर के लिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पंचमी दिया गया है। पंचमी है आपादान से, इसका क्या है पहचान दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है तृतीय विभक्ति करण का भी से है, लेकिन यहाँ पर द्वारा के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अलग होने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। अलगाव की स्थिति में जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो या फिर तुलना हो रही या समानता दिखाई जा रही हो दोस्तों, तो वह पंचमी अपादान कारक होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं षष्ठी। षष्ठी की बात करें दोस्तों तो संबंध
कारक आ जाता है जिसकी जो है विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सप्तमी। सप्तमी में मित्रों है, सप्तमी में क्या है, यहाँ पर अधिकरण आ जाता है। अधिकरण में होता है विभक्ति चिन्ह और पे या फिर पर होता है। आइए हम अष्टमी की बात करें लास्ट। अष्टमी संबोधन। क्या दोस्तों, अष्टमी नंबर पे आ जाता है संबोधन कारक और जिसकी विभक्ति चिन्ह है, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो, ओ, जी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कर्ता से, दोस्तों क्या कह रहा है, कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों परसर्गों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है। इनके कहने का मतलब है दोस्तों, कर्ता से स्टार्ट होता है, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण तक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, संज्ञा या फिर सर्वनाम के अंत में किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को इसका प्रयोग प्रायः शब्दों के पहले होता है दोस्तों। तो शब्दों के पहले किया जाता है। आइए हम इसको और बेहतर तरीके से आगे हम समझते हैं। पहला कारक है हमारा, इसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन माध्यम से अच्छे से पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कर्ता कारक है इसका जो शून्य है या फिर ने है विभक्ति चिन्ह। तो आइए हम इसे देखते हैं दोस्तों। कर्ता की बात करते हैं तो कर्ता या फिर काम करने वाला। कर्ता क्या होता है दोस्तों, कर्ता होता है काम करने वाला या फिर कर्ता उसे कह सकते हैं। परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य का करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा इसकी हो गई दोस्तों, आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका विभक्ति जीरो यानी कि शून्य दोस्तों, शून्य ने है। आइए हम इसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में, ज़्यादातर जब कर्ता का प्रयोग होता है दोस्तों तो उसमें ज़्यादातर विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आइए देखते हैं आगे बोल रहा है, इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित यानी कि सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में जीरो यानी कि चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। आइए दोनों प्रकार क्या हैं उन्हें देखते हैं। परसर्ग पहला है जिन्हें विभक्ति सहित कर्ता कारक, और दूसरे की बात करें तो परसर्ग जिसमें क्या होता है विभक्ति रहित कर्ता कारक, यानी कि जिसमें पहले वाले में परसर्ग में दोस्तों इसमें विभक्ति सहित होता है कर्ता कारक और दूसरे में क्या होता है यहाँ पर विभक्ति रहित कर्ता कारक। आइए हम देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परसर्ग जो कि दिया गया है विभक्ति सहित कारक। आइए हम इसको देखते हैं। विभक्ति सहित तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली। यहाँ दोस्तों जो कि है ये विभक्ति सहित कारक यानी कि कारक है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें, मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे बुलाया। यानी कि दोस्तों जो प्रेरणार्थक क्रिया के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर, यानी कि ये अपूर्ण भूत है, इसे छोड़कर सभी भूतकाल में परसर्ग ने का प्रयोग मिलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो ने का प्रयोग आप देख पा रहे होंगे, इसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी उनमें अपूर्ण की बात करता है, अपूर्ण भूत को छोड़ देता है, बाकी भूतकाल के में परसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर परसर्ग है। परसर्ग यानी कि विभक्ति रहित कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। शिवम खाता है, बालक पढ़ता है। यहाँ पर विभक्ति जो है नहीं है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे यहाँ शिवम खाता है, यहाँ पर बीच में विभक्ति का लोप है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। जिन वाक्यों में लगना
सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं, उनमें परसर के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किंतु बोलना के साथ कहीं कहीं पर ने का प्रयोग होता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, वह भूल गया, वह चूक गया। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर है कर्म कारक। शून्य है, इसकी पहचान की बात करें दोस्तों, कर्ता यानी कि कारक चिन्ह है को, तो वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का इफ़ेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है दोस्तों। क्या होता है? को होता है। किंतु यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगता, यानी कि दोस्तों कहीं कहीं पर इस चिन्ह को आप नहीं देख पाएंगे। नियम के अनुसार आइए देखते हैं, हम नियम के अनुसार इसे देखते हैं दोस्तों। तो नियम 1 की बात कर रहा है फर्स्ट की, कि सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना और कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर संज्ञा, लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को पुकारा, माँ ने बच्चे को सुलाया। यह उदाहरण है इसका दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता। जैसे सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। चलिए दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ आ जाता है करण कारक। करण कारक के बारे में बात करें तो इसकी जो विभक्ति चिन्ह है से है, यहाँ पर द्वारा के सेंस में या फिर क्या के द्वारा के सेंस में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि वाक्य में शब्द के जिस रूप क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। करण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है दोस्तों। क्या होता है? करण का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। करण कारक विभक्ति चिन्ह मुख्य रूप से द्वारा के द्वारा होता है, यानी कि इसकी बात करें विभक्ति चिन्ह तो दोस्तों यहाँ पर पहले भी बताया जा चुका है कि के द्वारा और से द्वारा होता है, या फिर के द्वारा या दोस्तों द्वारा या फिर से होता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है दोस्तों। कहीं कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन मिल जाएगी सेंटेंस में, वाक्य में मिलेगा आपको देखने को। वहाँ पर आपका ना तो से मिलेगा, ना तो द्वारा मिलेगा, ना के द्वारा मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? फिर के साथ या के जरिए का प्रयोग मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख पाएंगे प्रयोग देखने को जो मिलता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों के साथ का प्रयोग हुआ है, और पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया। दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हैं के जरिए, के साथ और से के सेंस में प्रयोग हुआ है। यहाँ द्वारा के सेंस में है दोस्तों, अलगाव का सेंस नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा दोस्तों? यहाँ पर करण कारक होगा। आइए हम नेक्स्ट संप्रदान की बात करें। संप्रदान कारक की बात करते हैं तो इसमें को और के लिए ये विभक्ति चिन्ह होगा। और संप्रदान की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है देना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके शब्द में ही दिया गया है दोस्तों दान। क्या है? दान। और दान हमेशा क्या होता है? दिया जाता है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देना। तो देना कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उससे व्यक्त करने वाले शब्दों को, मतलब उससे व्यक्त करने वाले शब्दों को हम संप्रदान कारक ही कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कह रहा है
कि इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है को होता है या फिर के लिए होता है। आपने पहले भी देखा इसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या फिर जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण से आप देख पा रहे होंगे, जैसे गुरु जी को फल दो, यानी कि यहाँ पर दिया जा रहा है। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, माँ बेटे के लिए भोजन लाई, भूखे के लिए रोटी लाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं को का जो सेंस प्रयोग हुआ है दोस्तों, यह कुछ देने के लिए या फिर के लिए के सेंस में हुआ है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अपादान कारक। अपादान कारक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों से सेंस होगा इसका, लेकिन यहाँ से का मतलब कारण से नहीं होगा, यहाँ पर अलगाव की स्थिति होगी या फिर तुलना या फिर समानता होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या तुलना, समानता, अलगाव, डर यानी कि भय का दोस्तों भाव प्रकट होता है, उसे ही अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति दोस्तों होती है, चिन्ह जो होता है से होता है और अलगाव की स्थिति होती है। आइए हम इसे देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं दोस्तों, यहाँ जो वृक्ष है और पत्ते हैं यहाँ दोनों से अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ दोस्तों राम है और सीता है, दोनों में तुलना दिखाई जा रही है, तुलना का भाव है से के स्थिति में। आपको देख पा रहे होंगे कि तुलना का भाव हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुलना का भाव होगा दोस्तों। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ भय का यहाँ पर जिक्र किया गया है दोस्तों। और वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष से और पत्ते का अलगाव हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान होगा दोस्तों, अपादान होगा। और राम घर से बाहर जाता, राम अपने घर से अलगाव की स्थिति में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे छत से बिल्ली कूदी, छत और बिल्ली का अलगाव हो रहा है दोस्तों। पेड़ से फल गिरा, इस प्रकार यहाँ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान कारक होगा। आइए न संबंध कारक के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, क्या दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यतया क्रिया के साथ, यानी कि बात करें तो ज़्यादातर क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। आइए हम पॉइंट से इसे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से। तो इसका जो विभक्ति की बात करें तो का हो जाता है दोस्तों, की, का, की, के, रा, री, रे है। ध्यान देने की बात क्या है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वह कार मेरी है, द संगम एकेडमी डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी की है। यहाँ पर जो संगम एकेडमी है दोस्तों, ये किसकी है, यह चतुर्वेदी जी की है, इनका इससे संबंध है। आइए, यह मेरा घर है, ये घर जो है इनका है दोस्तों, संबंध है। यह अभिषेक की रोटी है, यह रोटी, यह अभिषेक, सॉरी दोस्तों यहाँ भी मिस्टेक हो गया, यह अभिषेक की बेटी है दोस्तों। तो यहाँ पर बेटी जो है इनका संबंध है इससे, और यह अजीत का बेटा है दोस्तों। काकी के वैसे भी संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका संबंध कारक। आइए हम अधिकरण के बारे में बात करें। अधिकरण कारक में क्या होता है, संबंध, इसकी जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स, में होता है, पर होता है, और पर, पे और ऊपर भी होता है। आइए हम बात करें तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, किसका बोध हो दोस्तों, आधार, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। इसकी पहचान दोस्तों, पहचान की बात करें तो कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, इस, किस में, किस पर या किस पे आदि शब्दों से हम इसे पता लगा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें क्या होता है, भीतर भी आता है, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच, और इसका भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि केवल जो कुछ लोग बताते हैं यहाँ पर
कि आप देख पा रहे होंगे कि में पर ऊपर आदि बताकर इस कारक को पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भीतर भी, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह गलत भी हो जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, यानी कि गायब भी हो जाते हैं। तो विभक्तियों चिन्हों की जगह पर यहाँ आ जाता है या फिर वहाँ आ जाता है, अगले पिछले आ जाता है। आश्रय और किनारे दोनों समय द्वार द्वार यानी कि दुरुक्ति वाले, पुनर्वृत्ति वाले शब्द आ जाते हैं दोस्तों। तो आदि पदों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप देखेंगे कि इन शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं आपको क्या होगा, कहीं कहीं पे अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होता है उनको हटा दिया जाता है और इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। आप ध्यान से देखिएगा, मिलेगा आपको। आइए हम नीचे उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे कि मुख्य अतिथि के सम्मान में दोस्तों यह आयोजन किया गया है, यानी कि मुख्य अतिथि के सम्मान में किया गया है दोस्तों। यहाँ में आया है और टीवी में मेज पर रखी, यहाँ पर आ गया। फ्रिज के अंदर ये देख पा रहे होंगे और बीच आया दोस्तों यहाँ पर। वह शाम को गंगा के किनारे, यहाँ किनारे है। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, और यहाँ पर ऊपर का सेंट टीवी दीवार के ऊपर लगी है और वह अगले साल, यहाँ पर अगले है दोस्तों। बहुत ही इस प्रकार के जब सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं तो बेहद क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, यानी कठिन बन जाता है दोस्तों। यदि आप पढ़े हैं तभी इसको लगा पाएंगे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। चलिए तो आइए हम संबोधन कारक के बारे में बात करें। संबोधन कारक क्या है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या फिर संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह जो हैं क्या है, है, अरे है, अहो, अजी, आहा आदि है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो इसमें संबोधन चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो होता है, संबोधन चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर बिंदी एक लाइन खींच के लगा दी जाती है, जैसे यहाँ पर आप उदाहरण से समझ सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि आकाश, यहाँ पर आकाश लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चिन्ह लगाया गया है, यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ हो। यानी कि आप इस प्रकार कहीं ना कहीं आप देखेंगे संबोधन का प्रतीक दिखाई देता है। तो आइए हम कुछ कारक के बारे में दोस्तों, संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न कर देती है, यानी बदलाव कर देती है और उनमें मिल जाती हैं। जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ, किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे संज्ञा सर्वनाम क्या है कि वह प्यार मेरी है, राधा ने कृष्ण को बुलाया, पुकारा दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं दोस्तों। कभी आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, तो विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इनका काम क्या दोस्तों, इनका काम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, दूसरे शब्द से संबंध को दर्शाना यानी बताना होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जल्दी से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता आदि क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों। क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ दोस्तों याद रखना कि दही जो है पुल्लिंग है, लेकिन जो छाछ है यानी कि मट्ठा होता है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली और लिपियां स्त्रीलिंग होती है, यानी कि जो भाषा होती है, बोली होती है स्त्रीलिंग और लिपियां होती है वो स्त्रीलिंग होती हैं, याद रखना। आइए आगे बात करें। आंसू और कपूर की बात करें, दोनों क्या है, पुल्लिंग है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू, सदा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं मित्रों। तो आगे देखते हैं। पानी की बात करें तो पानी क्या है, पानी, जनता है, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा क्या होते हैं, एक वचन रहते हैं दोस्तों, देखने में बहुवचन लगते हैं, याद रखना। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करें। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे क्या है, आपसे यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है
कि हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। और मीठा जो है भाववाचक संज्ञा मिठास है, यानी कि मीठा की भाववाचक जो संज्ञा बनेगी मिठास बनेगी जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, आपको पता भी है। लिंग की बात करें संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द है। आइए आगे देखते हैं। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं दोस्तों, उभयलिंगी शब्द हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो आगे मित्रों आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि ई और बड़ी और री, यानी कि एक और आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में लिंग की बात करें, अगर हिंदी में लिंग की बात करें दोस्तों दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और संस्कृत में दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे देखते हैं। छोटी और बड़ी और री के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, यानी ये तीनों जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आँख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन की बात करें तो 2 होते हैं और संस्कृत में 3, आपने पहले ही देखा दोस्तों, संस्कृत में 3 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भेद भी है, यानी कि हिंदी में लिंग के जो भेद हैं, लिंग के भेद हैं हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। बाप का संबंधवाचक भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होगा और वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जो वचन का प्रयोग है, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। अजातवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी है दोस्तों, याद रखना, संज्ञा विकारी शब्द है। और संज्ञा में लिंग वचन कारक के कारण रूपांतरण यानी कि परिवर्तन होता है दोस्तों। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? मकड़ी है दोस्तों, मकड़ी है। तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द आइए और देखते हैं। यहाँ पर सदैव जो पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग के रूप में सदैव प्रयुक्त होते हैं क्या? कौवा है, उल्लू है, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि। और कारक की बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं, आपने पढ़ा पहले ही। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियों को हम विश्लिष्ट कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति होती है उसे विश्लिष्ट कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें सर्वनामों के साथ, किसके साथ? सर्वनामों यानी कि प्रोनाउंस के साथ आने वाली विभक्तियाँ क्या होती है दोस्तों? विभक्तियों को हम संश्लिष्ट कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट आपकी तरफ से बनाया जा रहा है कि अगर बात करें किसकी, कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ तो उसे विश्लिष्ट कहेंगे, और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियाँ तो उसे हम संश्लिष्ट कहेंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और ताकि नए वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।